गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ मुकुंद भारद्वाज फ्रॉम डिवाइन पब्लिक स्कूल। और आज के क्लास 7 के वीडियो में हम जो चैप्टर हमने शुरू किया था, चैप्टर 4 द रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर था, जहां पे हम सबसे पहले ये पढ़ चुके हैं। अभी इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा कि स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो किस तरीके से या किन किन मुद्दों पे लॉज बनाती है, अर्थात लेजिस्लेटिव असेंबली में स्टेट गवर्नमेंट के तौर पे किस तरीके से किन किन मुद्दों पे लॉज बनाए जाते हैं, और या फिर यूं कह सकते हो आप कि बने हुए लॉ में अमेंडमेंट किया जाता है। साथ ही साथ उस स्टेट लिस्ट में ये भी चीज मेंशन होती है कि किन किन मुद्दों पे राज्य सरकारों के पास अधिकार है जिन पे वो डेवलपमेंट से रिलेटेड कार्य कर सकती है। उसी में से एक बहुत जरूरी अहम मुद्दा जो था या अहम सब्जेक्ट जो था वो था हमारा हेल्थ केयर या पब्लिक हेल्थ, जिसको हम कहते हैं। पब्लिक हेल्थ में कल के वीडियो में हमने देखा मीनिंग ऑफ हेल्थ, जहां पे हमने समझा कि हेल्थ का मतलब सिर्फ इलनेस या बीमारियों से या इंजरीज, चोटों से दूर रहना या उनसे बचाव ही नहीं, बल्कि हेल्थ केयर सर्विसेज के तौर पे या हेल्थ फैसिलिटीज के तौर पे जो बाकी तमाम चीजें आती है उसमें सैनिटेशन आता है, अर्थात साफ सफाई स्वच्छता की बात की जा रही है यहाँ पे। उसमें आता है हेल्दी एंड प्योर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी की अवेलेबिलिटी, जो कि रूरल एरियाज हो चाहे अर्बन एरिया हो, सब जगह पे जो आम जनता है वहां तक स्वच्छ पीने का पानी पहुंचे, साफ सफाई रहे, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट रहे। ये भी अपने आप में बड़ा चैलेंज है, लेकिन ये भी होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि कई ऐसी बीमारियां हैं जो पॉल्यूशन की वजह से होती हैं, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, नॉइज पॉल्यूशन हो, इवन एयर पॉल्यूशन हो, है ना, अस्थमा हो गया, खांसी हो गया, माइग्रेन हो गया, इस तरह की बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, जो कि अगर हमारे पास प्योर या हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है तो ऐसे केस में हम इस तरह की बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। साथ ही हमने कल के वीडियो में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया देखा था, जहां हमने ये देखा कि भारत ने आजादी के पश्चात, स्पेशली अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से हेल्थ केयर फैसिलिटीज में तेजी से या तीव्र रफ्तार से, तेज गति से हमने अपनी हेल्थ फैसिलिटीज को न सिर्फ बढ़ाया है बल्कि पूरी दुनिया भर में भी नाम कमाया। जहां हमने देखा कि हिंदुस्तान या अपना इंडिया विश्व का चौथा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मेडिसिन का। बहुत बड़ी तादाद में हमारे यहाँ से जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो यूएस और यूके जैसी कंट्रीज में जाके अपनी सर्विसेज देते हैं। तो यहाँ तक तो बात होगी हमारे कल के वीडियो में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया के तौर पर। अब देखिए, कोई भी देश, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। हर जगह पे कुछ अच्छाइयां होती हैं तो कुछ कमियां भी होती हैं। तो इसी तरीके से आज का जो टॉपिक है हमारा नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया, यहाँ हम उन कमियों पे बात करने वाले हैं, उन कमियों पे विचार करने वाले हैं जो आज भी हमारे देश में हेल्थ केयर फैसिलिटीज के तौर पे एक बड़ा चैलेंज के तौर पे हमारे सामने पेश आ रही है। ठीक है, और जिसकी वजह से आज भी अलग अलग आंकड़ों के माध्यम से जाएं हम तो बहुत बड़ी आबादी एक ऐसी है हमारे देश में जो प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज न होने की वजह से या तो बीमार है या मारी जा रही है, मर रही है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर इंडिया। पहला टॉपिक है इसमें, जैसा कि यहाँ आपको राइट हैंड साइड की स्क्रीन पर नजर दिया रहा होगा, although there are rural medical practitioners in almost all major villages but they cannot treat serious cases. What it means? आमतौर पर देखेंगे छोटे से छोटा गांव भी कौन हो, वहां पे भी कंपाउंडर या डॉक्टर या मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसको हम लोग कहते हैं टेक्निकल या इंग्लिश में, अमूमन हर जगह आपको इस तरह के डॉक्टर्स मिल जाएंगे। परंतु समस्या बड़ी विकट तब हो जाती है जब ये बड़े केसेस को अपने हाथ में लेने से मना कर देते हैं या फिर पेशेंट को आगे रेफर कर देते हैं बड़े अस्पतालों की ओर, बड़े शहरों की ओर। हालांकि उनकी भी अपनी कुछ मजबूरियां होती है, उतनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज रूरल एरिया तक नहीं होती उनके पास, या नंबर ऑफ डॉक्टर्स नर्सेज भी लिमिटेड होते हैं। परंतु उसके बावजूद भी एक बड़ा पॉपुलेशन का हिस्सा हमारे देश में ऐसा है जो इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सामना कर रहा है। इसके अलावा जिन डॉक्टर्स की पोस्टिंग होती भी है, जिनको लगाया भी जाता है ग्रामीण इलाकों में, उनका भी प्रयास ये रहता है कि सिर्फ ड्यूटी आवर्स में वहां रहें और बाकी वो लोग ज्यादातर जो है वो अपने आप को शहरों में स्टैब्लिश कर लेते हैं, शहरों में सेटल हो जाते हैं। हावेवर इसमें उनका भी यह रहता है कि भाई उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, बड़े शहरों में अच्छे स्कूल्स होते हैं, अच्छी फैसिलिटीज होती हैं, अच्छा बड़ा लिविंग स्टैंडर्ड होता है।
तो ऐसे केस में रात बेरात या इमरजेंसी के केस में अगर कोई पेशेंट है रूरल एरियाज में तो उसे लिटरली काफी सफर करना पड़ता है। आज अगर हम बात करते हैं हिंदुस्तान में आंकड़ों की, तो हमारे देश में स्थिति इस हद तक खराब है कि लगभग जो बच्चे जब जन्म लेते हैं तो 1000 बच्चे जब जन्म लेते हैं उसमें से मोटे तौर पर देखा जाए तो आज की वर्तमान परिस्थिति में भी 16 बच्चे तो वो होते हैं 1000 में से आंकड़े निकाले जाते हैं। हमेशा जब भी पॉपुलेशन से रिलेटेड हम कोई आंकड़ा निकालते हैं तो वो 1000 लोगों में से निकाला जाता है। तो इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नवजात शिशु का जो मृत्यु दर है हमारे देश में वो 16 है। अर्थात 1000 बच्चे जो जन्म लेते हैं वो 1 साल की उम्र पार नहीं करते, उसके पहले उनमें से 16 बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाला लेकिन बहुत ही शर्मनाक आंकड़ा है। इसके अलावा आपने बीमारी का नाम सुना होगा टीबी, जिसको शॉर्ट में कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। इससे मरने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। अगर आजादी के वक्त की बात करें तो उस टाइम पे भी लगभग 5 लाख के आसपास जो लोग हैं उनकी मौत सिर्फ ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारी की वजह से हो जाती थी। और इन आंकड़ों में आज भी बेशक अभी हमारा मान सकते हैं हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ गई लेकिन पॉपुलेशन भी तो बढ़ा है। तो ओवरऑल जो मृत्यु दर है, जो मृत्यु की जो आंकड़े हैं वो टीबी के केस में आज भी लगभग उसी के आसपास बैठते हैं। अर्थात मोटा अगर मान के चलो तो 5 लाख के आसपास जो इंसान है वो टीबी जैसी बीमारी से मर जाता है। और ये तो चलिए एक अलग फिगर हो गया, 20 लाख के आसपास केसेस हमारे यहाँ पे सिर्फ डायरिया जैसी बीमारी पे, डायरिया कहते हैं हम यहाँ पे, उल्टी दस्त, है ना। तो इस तरह की छोटी मोटी बीमारी की वजह से लगभग 20 लाख बच्चे, बूढ़े, जवान हमारे देश में मर जाते हैं हर साल। और डायरिया होने का मेन लक्षण क्या है कि आपने दूषित पानी पी लिया, आपने प्रॉपर घर को सैनिटाइज नहीं किया हुआ है, साफ सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं, दूषित सामान या बासी जो खाने का आइटम है वो आपने खा लिया, जिसकी वजह से आपका पेट खराब हो जाता है, आपको उल्टी लग जाती है, दस्त हो जाती है। और जब भी इसका इलाज कितना आसान है, ORS का घोल पिलाना होता है समय समय पर, ताकि बॉडी से जो न्यूट्रिशन आपके बाहर जा रहे हैं वो रिकवर हो जाए। पर इतना मामूली सा काम भी कई दफा हम लोग नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से काफी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेडिकल फैसिलिटीज के मामले में आज भी हम कई देशों के मुकाबले बहुत पीछे हैं। बहुत आसानी से ठीक हो जाने वाली बीमारियां, थर्ड पॉइंट मैं ले रहा हूं अभी, लाइक सिंपल क्यूरेबल डिजीजेस जैसे डायरिया हो गया, है ना, अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का मतलब सांस लेने में तकलीफ होना, जो आमतौर पे पॉल्यूशन की वजह से होता है, या जो मजदूर खान में काम कर रहे हैं या सीमेंट प्लांट्स में काम कर रहे हैं, इनको ज्यादा होता है। बड़े शहरों में ये बीमारी ज्यादा देखने को मिलती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, चक्कर आना, मिचली आना। वो ऐसा क्यों होता है? एयर पॉल्यूशन की वजह से आता है, ठीक है। तो इन तमाम चीजों की अगर मैं बात करूं तो आज ये बहुत आम सी चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन तमाम बीमारियों का इलाज हमारे देश में पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, या आम जनता तक इसकी जो तमाम जो फैसिलिटीज हैं, सैनिटरी कंडीशंस की वजह से हो, चाहे वो पॉल्यूशन कंट्रोल की वजह से हो, ये तमाम चीजें उन तक नहीं पहुंच पा रही है। हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके लिए बकायदा प्रावधान दिया है, राज्यों को यह अधिकार दिए हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों में या आम जनता में न्यूट्रिशनल फूड को सप्लाई करने का एक व्यवस्था बनाए, ठीक है, ताकि हमारे जो बच्चे हों, हमारी जो संतानें हों, आने वाली जनरेशन हो, वो ज्यादा इंप्रूव्ड हेल्थ पोजीशन के साथ हमारे देश में एक अच्छे नागरिक के तौर पर हमें देखने को मिले। हाउएवर इसके लिए मिड डे मील जैसी योजनाएं चलाई गई स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में भी आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को न सिर्फ शिक्षा मुफ्त दी जाती है बल्कि उन्हें एक टाइप का न्यूट्रिशियस फूड, है ना, अच्छा उनको एक प्रॉपर विटामिन मिनरल्स मिले, उनको प्रोटीन मिले, इस तरह का भोजन उन्हें दिया जाता है। साथ ही उनको दूध भी दिया जाता है ताकि उनका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है बॉडी में वो बढ़ सके। तो यहाँ कहने का मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स के तौर पर भी हम देख पा रहे हैं कि आज भी ऐसा बहुत कुछ है कई क्षेत्रों में, स्पेशली अगर हम बात करेंगे हेल्थ केयर की, तो हेल्थ केयर के बहुत सारे क्षेत्रों में अभी भी हमारे लिए काम करना बाकी है। लेकिन उसके बावजूद भी ठीक है, मान सकते हैं प्रयास हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं और आगे भी होंगे। परंतु आखिर में एंड ऑफ द डे जो मुद्दा सामने खड़ा हो जाता है, बेशक हमारी कंट्री में आज पैसे की कमी नहीं है, ज्ञान नॉलेज की कमी नहीं है, ठीक है, बहुत एक्सपीरियंस वाले लोग हैं जो आयुर्वेद का भी ज्ञान रखते हैं और अपने अंग्रेजी दवाइयां, एलोपैथी, होम्योपैथी, सब तरह के डॉक्टर्स हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी जो हमारे देश के हर नागरिक तक जिस लेवल पे हेल्थ केयर सर्विसेज पहुंचनी चाहिए वो आज भी नहीं पहुंच पाती। जैसा कि राइट हैंड साइड पे एक टेबल आपको दिखाई दे रहा होगा अभी,
उसमें हमने लिया है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब नवजात शिशु का मृत्यु दर 1000 में से 2005 और 6 के आंकड़े तो 12 और 16 नजर आ रहे हैं, मतलब 1000 में से 16 बच्चे 2006 में 1 साल की उम्र पार नहीं करते, उसके पहले मर जाते हैं। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, अब चाइल्ड में किसको गिनते हैं हम लोग, 1 साल से 5 साल तक का जो बच्चा होता है उसका आंकड़ा देखेंगे तो वो और खतरनाक है। 19 साल की आयु आते आते 1 से 5 साल की आयु आते आते लगभग 1000 में से 19 बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं हमारे देश में, जो कि बहुत ही भयानक और डरावनी स्थिति है। क्रूड बर्थ रेट की बात करेंगे तो बर्थ रेट हमारे यहाँ पे 20 है, जबकि क्रूड डेथ रेट हमारे यहाँ पे सिर्फ 4 ही है। तो इस तरीके से कुछ एक आंकड़े यहाँ पे टेबल के माध्यम से दिए हुए हैं, जिनको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की अगर मैं बात करता हूँ, मातृत्व यानी कि माए बच्चों को पैदा करने के समय या जन्म देने के समय लगभग 1000 माओं में से 69 मदर्स तो मर जाती हैं सिर्फ प्रेगनेंसी या डिलीवरी के दौरान। अब वो चाहे उनको न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पा रहा है इस वजह से कह सकते हैं आप, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही इस वजह से कह सकते हैं आप। तो कहने का मतलब है ये बहुत ही गंभीर स्थिति है। आंकड़े जो हैं वो बहुत ही डराने वाले हैं। हालांकि इनमें अभी जो आंकड़े आपके बुक में दिए हुए हैं वो 2005 और 6 के आंकड़े हैं। वर्तमान 2020 में अगर हम बात करेंगे तो उसके कंपैरिजन में भी स्थितियों में काफी सुधार आया है। ठीक है, जैसा कि अभी यहाँ पे आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ देख रहे हो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि जिस वक्त बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे अनुमान लगाया जाता है देश की अर्थव्यवस्था देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देखते हुए, अर्थव्यवस्थाओं को देखते हुए, बाकी और तमाम जो लिविंग वे ऑफ लिविंग है लोगों का, जीने का तरीका, दिनचर्या, जीवनचर्या जो है उसके हिसाब से एक अनुमान लगाया जाता है। तो 2005 और 6 में ये आंकड़ा था 73 वर्ष 73 ईयर्स के आसपास हमारे यहाँ पे महिलाओं का जीवन होता था, औसत जीवन, और पुरुषों का 72 ईयर्स होता था। हालांकि ये आंकड़े बढ़ के अभी वर्तमान 2020 के आंकड़े जो हैं वो इससे बढ़ गए हैं और ये अराउंड 78 और 79 ईयर्स हो गया है। परंतु उसके बावजूद भी ओवरऑल अगर हम देखें, अब जैसे जापान का लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर मैं बताऊं आपको तो 94 ईयर्स, वहाँ एक औसत इंसान 94 वर्ष की आयु तक उसकी जो लाइफ होती है, परंतु हमारे यहाँ अभी भी हम लोग पहुंचे हैं 73 पे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही भयावह स्थिति है, हमें इसमें और काम करना है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज को सुधारने की आवश्यकता वर्तमान में भी हमारे सामने विकट खड़ी है, जिसको हमें चैलेंज के तौर पर लेना होगा, तभी जाके हम इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से दूर हो पाएंगे। वेल, थैंक यू सो मच। नोट्स बनाते रहिए, कीप स्टडिंग एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट। थैंक यू।